छात्राओं, आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्य का अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और शिक्षा दीक्षा ने ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति के अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीति का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। ब्रिटिश जाति की उदारता न्याय पिता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता तथा न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। यानी वो ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। दूसरा हमारा आता है भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। गोखले का क्या था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ये अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि से में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लाभ थे समस्त देश में शांति व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था यानी समस्त देश में शांति व्यवस्था की स्थापना, जिसे में बहुत महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत लोकतंत्र स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी। पूर्ण कांग्रेस अधिवेशन में भी उन्होंने कहा था, अच्छा तो बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई था। कांग्रेस स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए समझते हुए ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना करने में भी कभी पीछे नहीं रहे। सदी इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद से उनका आशय था ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते उनके प्रति सम्मान भाव रखे और शासन का संचालन भारतीयों के हित को दृष्टि में रखते हुए करें। उन्होंने चेतावनी की भाषा में भी कहा कि यदि ब्रिटेन ने संकीर्ण साम्राज्यवाद को अपनाया तो भारत की राजभक्ति का एक प्रमुख आधार विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने नौकरशाही के कठोर व्यवहार उत्पीड़न की नीति का सदैव विरोध किया। लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी रवैये और बंगाल के विभाजन जैसे प्रतिगामी कार्य की तीव्र आलोचना की। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि 1833 के अधिकार अधिनियम और 1858 के साम्राज्य की घोषणा में जातिगत भेदभाव के बिना समस्त प्रजाजन के प्रति समान व्यवहार का जो वचन दिया गया है उनका सभी क्षेत्रों संपूर्ण अर्थों में पालन किया जाना चाहिए। तीसरा था संवैधानिक साधनों आंदोलन और वैधानिक आंदोलनों में अधिक विश्वास। यानी वो क्या मानते थे कि संवैधानिक साधन में विश्वास करते थे। उग्र विचारों साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए वो अहितकर मानते थे। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने लोग उनको भिक्षावर्ती की भी संज्ञा देते थे, क्योंकि वो संविधान में विश्वास करते थे। देवगिरीकर के शब्दों में शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग अपनाया था। उनका प्रयास था कि तथ्यों तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाए और समझा बुझाकर उन लोगों के विचार बदले जाएं जिनका कुछ महत्व है। तो उनका विश्वास क्या था, वो संवैधानिक साधन विश्वास करते थे। उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को वो भारत के लिए अहितकर समझते थे। नेक्स्ट वो मानते थे स्वैच्छा शासन की धारणा कि गोखले क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में विश्वास करते थे, लेकिन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वैच्छासन की प्राप्ति था। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फसूल प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं उनका निराकरण स्वैच्छासन द्वारा ही हो सकता है। स्वैच्छासन का क्या अर्थ है? ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना। 1905 में भी बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष भाषण में उन्होंने गोखले ने कहा था, कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित की जानी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासी उपनिवेशों की सरकारें हैं। नेक्स्ट आता है सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। यानी वो क्या कहते थे, सत्ता के केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए और इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसे उनको सुझाव भी देते, प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे। हॉब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के सुझाव दिए थे।
सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायत के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो, शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। नेक्स्ट है हमारा प्रशासन सुधार की आशंका और तत्कालीन मांगे। 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष करते हुए 9 तत्कालीन मांगे प्रस्तुत की थी और सरकार से आगे किया गया था कि मांगों शीघ्र से पूरी करने के प्रयत्न किए जाए। ये मांगे थी विधान परिषदों का सुधार किया जाए, इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। न्यायिक तथा कार्यपालिका विभागों का पृथक्करण हो, बाहरी सैन्य व्यय में कटौती, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, औद्योगिक और तकनीकी विकास और विस्तार, इस तरह जो थी ये भारत परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाए। देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषदें स्थापित हो। जिलाधीश प्रशासन के महत्वपूर्ण अनिवार्य रूप से इन परिषदों की राय ले। भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्तियां वकील वर्ग से की जाएं। नेक्स्ट हमारे आता है सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। वे सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। इसलिए उन्होंने जो थे तिलक के जो उत्सव चलाए थे, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, इसलिए उसमें उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसलिए वो जनता में लोकप्रिय भी हो गए थे, क्योंकि वो सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास करते थे। नेक्स्ट हमारा आता है स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं। स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। 1905 में वाराणसी के कांग्रेस में कहा था उन्होंने, हथकरघा उद्योग का प्रोत्साहन करने और उसे आधुनिक रूप देने के महत्व पर भी जोर दिया था, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। किंतु स्वदेशी के समर्थक होते हुए गोखले ने बहिष्कार के उग्र अस्त्र के प्रयोग की अनुमति नहीं दी थी। यानी वो स्वदेशी का समर्थन करते थे लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं थी, वो उग्रता में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट हमारा आता है राजनीति का आध्यात्मिकरण, यानी राजनीति किस पे आधारित हो, नैतिकता पे आधारित हो। 1905 में स्थापित भारत सेवक समाज की सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबंध करना था। भारत सेवक समाज की भी उन्होंने स्थापना की थी 12 जून 1905 को। राजनीति का आध्यात्मिकरण और देश के समर्पित व्यक्तियों का समूह तैयार करना गोखले जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था। तो ये उनके जो है राजनीतिक विचार है हमारा, कि राजनीति को नैतिकता पर आधारित हो, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उनका। तो ब्रिटिश जाति के उदार न्याय पर विश्वास करते थे, संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध करते थे। थैंक्स।